नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। तो आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा लगातार जन आशीर्वाद रैली निकाल रही है। आज ऋषिकेश में दूसरी बार जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। श्यामपुर से शुरू हुई जन आशीर्वाद रैली ऋषिकेश बाजार पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान सामाजिक धार्मिक संगठनों के साथ साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह रैली का स्वागत किया। मुख्यमंत्री युवाओं के लिए खास आकर्षण का केंद्र रहे। रैली खत्म होने के बाद उन्होंने युवाओं को निराश नहीं किया। इस मौके पर युवाओं ने पुष्कर सिंह धामी के साथ सेल्फी भी ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में मल्टी स्टोरी पार्किंग, संजय झील का सौंदर्यीकरण, श्यामपुर रेलवे फाटक पर जाम से निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर बनाने के लिए केंद्र को प्रस्ताव, कृष्णनगर कॉलोनी के निवासियों को बेघर होने से बचाने के लिए आवासीय योजना लागू करने और पर्यटकों को ऋषिकेश में आकर्षित करने के लिए बैराज जलाशय को वाटर सपोर्ट के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को देश में आध्यात्मिक तौर पर संस्कृति की राजधानी के रूप में विकसित करने का दावा भी किया है। सभी का आशीर्वाद मिल रहा है, बड़े बुजुर्गों का, नौजवानों का, युवाओं का, माता बहनों का, साधु संतों का, सबका सहयोग मिल रहा है। और हम पूरे प्रदेश के अंदर जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं। अभी प्रदेश के जिन स्थानों पर भी गए हैं, अल्मोड़ा, श्रीनगर, नैनीताल और टिहरी, जहाँ भी जा रहे हैं, लोगों का एक मैं कहूँ कि उनका पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। और क्योंकि 2014 से जब से देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने काम करना शुरू किया, उत्तराखंड के अंदर भूतो न भविष्यति, इस प्रकार से काम हुआ है। चाहे सड़कों के क्षेत्र में देखें, आज हम ऋषिकेश में हैं, ऋषिकेश में हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से रेल परियोजना पर काम हो रहा है, 18 टनलें बन रही हैं और 12 पुल बन रहे हैं, जगह जगह पर स्टेशन बन रहे हैं। अपने आप में भूतो न भविष्यति है। कोई सपने से ज़्यादा मतलब सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे पहाड़ में ट्रेन जाएगी। वो सपना साकार हो रहा है। और गंगा पर जिस प्रकार से काम हो रहा है, वो भी अपने आप में जो है एक। वह प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार में जमकर दूसरे दलों के नेताओं का स्वागत किया जा रहा है, जिसके चलते संगठन का डंडा झंडा उठाकर चलने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। वहीं भाजपा संगठन के महामंत्री कुलदीप कुमार का साफ कहना है कि जो भी भाजपा में आना चाहता है उनका स्वागत है, लेकिन कोई भी यह सोचकर यहां न आए कि आगामी विधानसभा चुनाव में उसका टिकट पक्का हो गया है। टिकट तय करना केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की रीति नीतियों और राज्य सरकार की रीति नीतियों से प्रभावित होकर के, चाहे माननीय कोई विधायकगण है या किसी भी पार्टी के अगर कोई वरिष्ठ पदाधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खुले हैं। और हमारी जो सरकारों की उपलब्धियां हैं उनसे प्रभावित होकर के बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग कर रहे हैं, कुछ करने वाले हैं। तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की रीति नीतियों और राज्य सरकार की रीति नीतियों से प्रभावित होकर के, चाहे माननीय कोई विधायकगण है या किसी भी पार्टी का अगर कोई वरिष्ठ पदाधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी। वहीं कांग्रेस की 3 दिवसीय परिवर्तन यात्रा का दूसरा चरण आज धर्मनगरी हरिद्वार से शुरू हो गया है। हरिद्वार शहर में सुबह 10 बजे दूधाधारी चौक से परिवर्तन यात्रा का आगाज हुआ। इससे पहले हर की पौड़ी पहुंचकर गंगा पूजन और दुग्धाभिषेक करने के बाद कांग्रेस का काफिला ज्वालापुर के लिए रवाना हुआ। इस परिवर्तन यात्रा में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत कई नेता शामिल हुए। बता दें कि शुरुआत में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी यात्रा में शामिल थे, लेकिन पंजाब में उठे संकट के कारण उनको तुरंत पंजाब जाना पड़ा है। हालांकि हरीश रावत की बेटी अनुपमा यात्रा में मौजूद रही। देखिए, भ्रष्टाचार में जो सरकार डूबी हुई है, 3-3, 2-2 मुख्यमंत्री बदल दिए, उसके लिए परिवर्तन यात्रा हमारे बड़े लीडर माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में, माननीय गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में, माननीय प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में और माननीय हमारे जो प्रभारी श्री देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में ये जन सैलाब यात्रा
ये भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने की यात्रा है, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाना है, कांग्रेस को लाना है। ये आप देख सकते हैं उत्साह नौजवान कार्यकर्ताओं का। कल भी हमने भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आने वाले 500 नौजवानों को कांग्रेस की सदस्यता। तो कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में शनिवार को कांग्रेसियों ने एक जेब कतरे को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने उसकी जमकर धुनाई कर दी। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे कांग्रेसियों से छुड़ाया और पकड़कर थाने ले गए। दरअसल शनिवार को हरिद्वार में कांग्रेस ने अपने दूसरे चरण की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में अच्छी खासी भीड़ थी, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। परिवर्तन यात्रा प्रेमनगर आश्रम के नजदीक से निकल रही थी, तब भीड़ में शामिल होकर एक जेब कतरा लोगों की जेब पर हाथ साफ कर रहा था। इस दौरान एक व्यक्ति की नजर जेब कतरे पर पड़ गई। फिर क्या था, जिसे मौका मिला उसने जेब कतरे पर हाथ साफ कर दिया। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भूपेश उपाध्याय और सपा के प्रदेश प्रवक्ता समित टिक्कू ने हल्द्वानी पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी कि आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने उत्तराखंड के तीसरे दौरे पर हल्द्वानी पहली बार आएंगे। इससे पहले वह अपने 2 दौरों में राजधानी देहरादून पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बताया कि रविवार को लगभग 11 बजे केजरीवाल हल्द्वानी पहुंचेंगे, जहां वह एक प्रेस वार्ता को संबोधित करने के पश्चात लक्ष्मी शिशु मंदिर से एक विशाल रैली निकाली जाएगी, जो स्थानीय लोगों का अभिनंदन केजरीवाल द्वारा स्वीकार किया जाएगा और रामलीला मैदान में केजरीवाल के द्वारा जनता को संबोधित किया जाएगा। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड और यहाँ की जो प्रबुद्ध जनता है आदरणीय केजरीवाल जी के स्वागत के लिए बेताब है और बेसब्री से इंतजार कर रही है। आदरणीय केजरीवाल जी कल हल्द्वानी में एक तिरंगा यात्रा जो है उसका नेतृत्व करेंगे और उसके बाद उत्तराखंड के हित के लिए, उत्तराखंड के जन जन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा कल हल्द्वानी में केजरीवाल जी करेंगे, जिसका लाभ पूरे प्रदेश के गाँव-गाँव तक पहुँचेगा, प्रदेश की जनता तक पहुँचेगा। तो चारधामों के कपाट खुलने के लगभग 4 महीने के बाद आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। शुक्रवार को सरकार ने चारधाम यात्रा की एसओपी जारी कर दी थी। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों को पंजीकरण कराने के बाद ई पास जारी किए जा रहे हैं, जिसके बाद ही चार धामों में दर्शन की अनुमति मिलेगी। राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर भी अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने के 15 दिन के बाद प्रमाण पत्र दिखाने पर यात्रा की अनुमति दी जाएगी, लेकिन केरल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से आने वाले यात्रियों को दोनों डोज लगवाने के बाद 72 घंटे पहले की कोविड जांच निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। सचिव धर्मस्व हरिश्चंद्र सेमवाल ने चारधाम यात्रा की एसओपी जारी की है। तो आपको बता दें कि चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है आज से। और नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज से चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है। यात्रा खुलने से केदार घाटी के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। यात्रा पड़ाव पर तीर्थ यात्रियों की चहलकदमी से वीरान पड़े बाजारों में रौनक लौट आई है। केदारनाथ धाम में स्वास्थ्य सेवाएं दे रही 6 सिग्मा टीम के चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज ने कहा कि 6 सिग्मा की टीम श्रद्धालुओं के लिए केदारनाथ धाम में मौजूद हैं। दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु पूरी तैयारी के साथ आएं, गर्म कपड़े और जूते पहनकर धाम में पहुंचें, साथ ही खाली पेट यात्रा न करें। वहीं पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने कहा कि चारधाम यात्रा को खोल दिया गया है और जिले में संचालित केदारनाथ धाम की यात्रा को लेकर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। पुलिस की ओर से श्रद्धालुओं की हर संभव सहायता की जाएगी। समस्त देशवासियों को चारधाम यात्रा खुलने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा केदारनाथ जी आप सभी पर कृपा बनाए रखें और आप सभी देशवासियों से यही प्रार्थना करते हैं कि आप अधिक से अधिक संख्या में बाबा केदारनाथ जी के दर्शनों के लिए पधारें। इन चंद लम्हों में 4 महीने से केदारनाथ जी की यात्रा पे रोक लगाई गई थी कोविड के चलते हुए। अब यात्रा आज से प्रारंभ हो चुकी है। आप सभी देशवासी आ सकते हैं यात्रा। जैसा कि आपको
मालूम है कि यात्रा अब खोल दी गई है और हम आप सबका स्वागत करने के लिए पहले से ही केदारनाथ में मौजूद हैं। सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर की टीम ने जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बड़ी मजबूत तरीके से यहाँ पर उनका गठन कर दिया है और जो भी यात्री यहाँ पर दर्शन के लिए आएगा, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो अच्छी तैयारी करके आएँ, अपने अच्छे कपड़े लेकर के आएँ, क्योंकि यहाँ पर कभी भी किसी भी वक्त मौसम बदल जाता है, बारिश हो जाती है, और अपना ध्यान रखिए। पुलिस की तरफ से यात्रा खुलने की दिशा में पूरी रूप से तैयारी कर ली गई है। फोर्स हमारे पास अवेलेबल है, कहाँ कहाँ कितना फोर्स लगाना है और क्या क्या ड्यूटीज़ लगानी है, वो सारी पूरी व्यवस्था हमारी तरफ से हो रखी है। पुलिस की तरफ से यात्रा खुलने की दिशा में एसपी सतपाल महाराज ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री हैं सतपाल महाराज। क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रदेश में 4 महीने बाद आखिरकार 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है और आज से चारों धामों में जो यात्री हैं वो कहीं ना कहीं जा सकते हैं। पूरे मामले पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज हमारे साथ हैं। सर, आखिरकार 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है 4 महीने बाद, किस तरह की तैयारियां हैं पूरी तरह सरकार की? इसमें हमारी पूरी तैयारियां हैं और कल जो है SOP डिक्लेयर हो गया है और लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, उसका पालन करेंगे। डबल वैक्सीनेशन इसमें बड़ा कंपलसरी है, मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन करना, सोशल डिस्टेंसिंग करना। तो जो भी कोर्ट के, क्योंकि ये सशर्त ये यात्रा को अनुमति मिली है, तो जो हाई कोर्ट की शर्तें हैं उनका पालन किया जाएगा। हमने SOP जारी कर दी है, लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। आज 18 तारीख से यात्रा शुरू हो गई। सर, वैक्सीनेशन को लेकर क्या रहेगा, चूँकि लगातार जिस तरह से SOP में कहा गया है कि भाई जो डबल डोज लगे हुआ है, तो उसके लिए क्या टेस्टिंग को लेकर हम चेक पोस्टों पर हमारी तैयारी? डबल डोज का सर्टिफिकेट वो देंगे और इसमें टेस्टिंग भी होगी, और डबल डोज का जो है वो प्रमाण पत्र देना होगा। और इसी प्रकार से हवाई जहाज़ में भी यात्रा चल रही है, वो भी डबल डोज की यात्रा है। डबल डोज आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो आपको अनुमति दी जाती है। तो यात्रियों की संख्या की अगर बात करें तो मानक क्या रखे गए हैं, चूँकि लगातार भीड़ ना हो? जैसा मुझे मालूम है कि 400 जो है प्रतिदिन 400 यात्री जाएंगे यमुनोत्री में, उसके बाद 600 यात्री जाएंगे आपके गंगोत्री में, 1000 के करीब जाएंगे आपके इसमें ये हमारे केदारनाथ में हैं, और 1200 के करीब हमारे बद्रीनाथ के यात्री हैं। तो रेगुलेटेड यात्रा रहेगी। सर, हेमकुंड साहिब के भी कपाट आज खोल दिए गए हैं, उसमें क्या कुछ रखा गया तैयारियां? उसमें भी यही फॉलो किया जाएगा, क्योंकि यात्रा जो है ये जो हमारी SOP है, गाइडलाइंस हैं, उसी को फॉलो करते हुए हेमकुंड साहिब की यात्रा भी शुरू हो गई। सर, हम पर्यटन को लेकर किस तरह का कदम उठा रहे हैं, चूँकि 4 धाम तो खैर खोल दिए गए, लेकिन क्या और अपॉर्चुनिटी आप देखते हैं, चूँकि ये पर्यटन के लिहाज से बहुत अपॉर्चुनिटी है। हमारे होम स्टे खुले हुए हैं, 3400 होम स्टे हमारे रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और अभी मैंने अजय भट्ट जी को एक पत्र लिखा है। हमारे यहाँ काशीपुर के नज़दीक एक गविशाण है, तो गविशाण के टीले का एक्सकवेशन हम करवाने जा रहे हैं। तो मैंने उनसे लिखा है, क्योंकि यहाँ पर जो चीनी यात्री हुमसेंग था, फायान था, वो दोनों इस जगह पर आए, और उन्होंने ये उल्लेख किया है कि यहाँ महात्मा बुद्ध के नाखून और बाल जो है यहाँ पर एक स्तूप के अंदर रखे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि उनको प्राप्त करें। इससे क्या होगा कि हमारा उत्तराखंड एक बुद्धिस्ट सेंटर बन जाएगा, और जैसे लोग सारनाथ जाते हैं, कपिलवस्तु जाते हैं, इसी प्रकार से उत्तराखंड में भी आएंगे। सर, 13 डेस्टिनेशन आपकी प्राथमिकता रही है, उस पर कितना अभी तक काम हुआ है, या कब तक वो पूरे धरातल पर सक्रिय रूप में? तो सतत काम होता रहता है, और हमारी जो डेस्टिनेशन हैं उनको हम डेवलप कर रहे हैं, और भी डेस्टिनेशन को डेवलप कर रहे हैं। इसीलिए हमने कहा कि जो यहाँ पर आते हैं, यात्रा में आएंगे, 4 धाम यात्रा में आएंगे, वो औली भी जा सकते हैं, वो आपके चोपता भी जा सकते हैं, वो और भी स्थानों में जा सकते हैं। बहुत से हमारे भव्य स्थान हैं, और शीतकालीन टूरिज़्म को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि यमुनोत्री जो है, यमुना माई जी खरसाली आ जाती हैं, गंगा माई जी इस समय बाद 600 यात्री जाएंगे आपके गंगोत्री में, 1000 के करीब जाएंगे आपके इसमें ये हमारे केदारनाथ में हैं, और 1200 के करीब हमारे बद्रीनाथ के यात्री हैं। तो रेगुलेटेड यात्रा रहेगी। सर, हेमकुंड साहिब के भी कपाट आज खोल दिए गए हैं, उसमें क्या कुछ रखा गया तैयारियां? उसमें भी यही फॉलो किया जाएगा, क्योंकि यात्रा जो है ये जो हमारी SOP है, गाइडलाइंस हैं, उसी को फॉलो करते हुए हेमकुंड साहिब की यात्रा भी शुरू हो गई। सर, हम पर्यटन को लेकर किस तरह का कदम उठा रहे हैं, चूँकि 4 धाम तो खैर खोल दिए गए, लेकिन क्या और अपॉर्चुनिटी आप देखते हैं, चूँकि ये पर्यटन के लिहाज से? बहुत अपॉर्चुनिटी है। हमारे होम स्टे खुले हुए हैं, 3400 होम स्टे हमारे रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और अभी मैंने अजय भट्ट जी को एक पत्र लिखा है। हमारे यहाँ काशीपुर के नज़दीक एक गविशाण है, तो गविशाण के टीले का एक्सकवेशन हम करवाने जा रहे हैं। तो मैंने उनसे लिखा है, क्योंकि यहाँ पर जो चीनी यात्री हुमसेंग था, फायान था, वो दोनों इस जगह पर आए, और उन्होंने ये उल्लेख किया है कि यहाँ महात्मा बुद्ध के नाखून और बाल जो हैं यहाँ पर एक स्तूप के अंदर रखे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि उनको प्राप्त करें। इससे क्या होगा कि हमारा उत्तराखंड एक बुद्धिस्ट सेंटर बन जाएगा, और जैसे लोग सारनाथ जाते हैं, कपिलवस्तु जाते हैं,
इसी प्रकार से उत्तराखंड में भी आएंगे। सर 13 डेस्टिनेशन आपकी प्राथमिकता रही है, उस पर कितना अभी तक काम हुआ है या कब तक वो पूरे धरातल पर सक्रिय रूप में? तो सतत काम होता रहता है और हमारी जो डेस्टिनेशन हैं उनको हम डेवलप कर रहे हैं और भी डेस्टिनेशन को डेवलप कर रहे हैं। इसीलिए हमने कहा कि जो यहाँ पर आते हैं, यात्रा में आएंगे, चारधाम यात्रा में आएंगे, वो औली भी जा सकते हैं, वो आपके चोपता भी जा सकते हैं, वो और भी स्थानों में जा सकते हैं। बहुत से हमारे भव्य स्थान हैं और शीतकालीन टूरिज़्म को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि यमुनोत्री जो है, यमुना माई जी खरसाली आ जाती हैं, गंगा माई जी इस समय मुखबा आ जाती हैं और भगवान केदारनाथ ऊखीमठ आ जाते हैं। भगवान बद्री विशाल जी है, उनकी चल मूर्ति जो है वो आपके पांडुकेश्वर आ जाती है और आपके जोशीमठ आ जाती है, तो वहाँ भी लोग दर्शन कर पाएंगे। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि चारों धामों की यात्रा तो खुल गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कोविड नियमावली है उसका पालन जरूर करना है। कैमरामैन राजन बडोला के साथ में संदीप नेगी, न्यूज़ ऑन इंडिया, देहरादून। तो देहरादून राजधानी में सुविधा नहीं, मुसीबत, असुविधा और अब जानमाल के नुकसान का कारण बन रहे स्मार्ट सिटी के कामों से विधायक आज ही जाने लगे हैं। राजपुर रोड सीट से भाजपा विधायक ने अपनी ही सरकार में अब अपने ही अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। राजधानी को मिली स्मार्ट सिटी रूपी मुसीबत से सड़कों का हाल बदहाल तो है ही, इसके अलावा काम भी कछुआ गति से चल रहा है। दरअसल देहरादून में स्मार्ट सिटी के नाम पर जो कार्य चल रहे हैं, जगह जगह गड्ढे खोद दिए गए हैं और गड्ढे खोदने के कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद से जो कार्य चल रहे हैं वो बहुत ही धीमी गति से चल रहा है काम। और ऐसे में जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने मौके पर पहुंचकर अफसरों को बुलाया और वहां पर जमकर फटकार लगाई। खजान दास तो ये तक कह गए कि अगर सही तरीके से काम नहीं हुआ तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। देखिए, आज स्मार्ट सिटी का कार्य देखने के लिए मैं बलबीर रोड गया था और वहाँ पे सभी अधिकारी आए थे। कल एक पत्रकार का वहाँ पे खड्डे में गिरने से उनको चोट आई है, काफ़ी गंभीर चोट आई है। इसके लिए मैंने सीधा निर्देशित किया है, बार बार कहने पे भी नहीं सुधर पाते, इसलिए मैंने कहा है कि आप इनके खिलाफ जो संबंधित अधिकारी है और जो संबंधित ठेकेदार है जिसने इस प्रकार का वर्क किया है, जिसने इतने बड़े गड्ढे छोड़े हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करें, FIR दर्ज करें। ये मैंने सीधा उत्तराखंड सरकार 35,000 से अधिक आंगनबाड़ी वर्कर्स का मानदेय बढ़ाने जा रही है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के मुताबिक इसके लिए विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार कर इसे मंजूरी के लिए वित्त विभाग को भेज दिया गया है। वित्त की मंजूरी के बाद प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। इससे आंगनबाड़ी वर्कर्स के मानदेय में 1 से 2,000 रुपये का इजाफा होगा। इसके अलावा 1 महीने के भीतर सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स को पहचान पत्र भी जारी कर दिए जाएंगे। संगठन है जो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, उनके अध्यक्षों और उनके पदाधिकारियों के साथ में आज वार्ता हुई है और उस वार्ता में उनके द्वारा विभिन्न मांगे जो समय दर समय के साथ में वो मांगती रही हैं, उन विषयों को लेकर चर्चा की है। एक विषय था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की जो बेटियां हैं उनको नंदा गौरव योजना से जोड़ा जाए। चूँकि उसमें हमने आय का मानक 72,000 रुपये साल का रखा हुआ था, यानी कि 6,000 रुपये प्रतिमाह आय होना चाहिए, जबकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती जो है वो 7,500 की उसकी प्रतिमाह के मानदेय है, जो कि उस क्राइटेरिया में नहीं है। वह मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी MPG कॉलेज का निरीक्षण कर कॉलेज की समस्याओं को जाना। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुनील पवार ने बताया कि कॉलेज में कई महत्वपूर्ण विषयों की कमी है, जिस कारण छात्र छात्राओं को देहरादून और दूसरी जगह पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, जिससे छात्रों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं कॉलेज में खेलकूद के लिए जगह उपलब्ध नहीं है। ऐसे में कॉलेज में इंडोर स्टेडियम बनाने की मांग की गई है। वहीं कॉलेज में 12 शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जिनको नियुक्त की मांग भी प्राचार्य ने की है। मंत्री गणेश जोशी ने जल्द कॉलेज की समस्याओं को दूर करने की बात कही है। कॉलेज के लोगों को आश्वस्त किया है कि मुझे आप यहाँ पर व्यावसायिक कोर्स होने चाहिए। मैंने प्रिंसिपल से कहा कि आप मुझे लिख के दीजिएगा। दूसरा, उन्होंने एक डिमांड की है कि यहाँ पर पिछली बार हमने 80 लाख रुपए दिया था और उन्होंने कहा कि साहब हमें और पैसा दीजिएगा कि ताकि हम इसमें लिंटर डाल सकें। तो मैंने कहा आप लिख के दीजिएगा, हम बात करेंगे और जो संभव होगा इस कॉलेज के उत्थान के लिए, संवर्धन के लिए वो किया जाए। देखिए, अब वो अपना काम कर रहे हैं। अगर आपको ध्यान होगा, जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो सारे दल एक हो गए थे मोदी के खिलाफ। आगे बढ़ते खबर रुड़की से है, जहां पर बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल के विवादित बोल नगर पंचायत झबरेड़ा के अधिकारियों को धमकाया। नगर पंचायत में मुर्दा दफनाने की दी धमकी। पानी की निकासी नहीं होने पर भड़के कर्णवाल।
सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं से दफनवा दूंगा, वहीं पे मुर्दा वहीं दफनाया जाएगा तुम्हारे नगर पंचायत के कार्यालय में, समझ रहे हो? यहाँ नहीं आने का, वहीं दफनावाएंगे। हाँ जी, अगर या तो इसको बनवाइए आप, या तो इसको करवाइए, नहीं मुर्दे को वहीं दफनावाएंगे हम। पब्लिक के आगे नहीं खड़े सर, पहले इसकी क्या हालत थी और खुदाई के बाद क्या हालत थी? पहले पानी पानी नहीं आ रहा सड़क में, पानी आ रहा है।